औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोबिक रेस्पिरेशंस और एनएरोबिक रेस्पिरेशंस और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले हम लोग जो है एरोबिक रेस्पिरेशंस क्या है इसको समझेंगे। देन इसके बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशंस क्या है उसके हवाले से बात करेंगे और इसके अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस का जो अमल है फिर उसको जो है हम डिटेल के साथ जो है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आइए चलते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशंस क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशंस को डिफाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि देखें ये जो एरोबिक रेस्पिरेशंस है एक्चुअली ये एक ऐसा रिएक्शंस है जो ऑक्सीजन्स की मौजूदगी में होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रिएक्शन है जो ऑक्सीजन्स की गैर मौजूदगी में होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स। ठीक है। अच्छा, अब डिफाइन की तरफ चलते हैं, प्रॉपर डिफाइन की तरफ। कहता है कि रेस्पिरेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि जो रेस्पिरेशन का अमल है, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन बेसिकली सांस लेने का अमल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं। तो जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो इस सांस लेने के दौरान जो हवा अपने जिस्म के अंदर की तरफ खींच कर जाते हैं, तो सांस के ज़रिए जाने वाली हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग लेते हैं, और जब हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं तो जो बाहर की तरफ सांस आ रही होती है, हवा आ रही होती है, उस हवा के अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल होते हैं। तो एक्चुअली यही प्रोसेस जो एक मुसलसल प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इस कंटिन्यूस प्रोसेस को रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है। कहते हैं कि रेस्पिरेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि रेस्पिरेशन जो है एक मुसलसल प्रोसेस है इन विच, जिसके अंदर वही ब्रीथ इन ऑक्सीजन, जिसके अंदर हम लोग ब्रीथ इन करते हैं। किस चीज़ को इन कर रहे होते हैं? ब्रीथ इन का मतलब क्या है कि ब्रीथ इन का मतलब ये है कि सांस को अंदर ले जाना। तो ऑक्सीजन को हम सांस के अंदर ले जाते हैं एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्रीथ आउट करते हैं सांस को जिस्म से बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम जिस्म से बाहर निकाल सके। तो ये जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सारा का सारा एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, और एक तो ये जो प्रोसेस है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर सीरीज ऑफ इवेंट्स होती हैं। ठीक है, ये सिंपल नहीं है कि एक दफ़ा कोई चीज़ बन गई टूट कर तो फिर वो वहाँ तक रिएक्शन जो है मुकम्मल हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक दफ़ा टूटेगा, एक और चीज़ बनेगी, फिर उसके बाद उस जो चीज़ बनी है उसके अंदर मज़ीद आगे केमिकल रिएक्शंस होगा, वो टूट कर एक नई चीज़ बनेगी। तो इस तरह से सीरीज ऑफ रिएक्शंस होगा इसमें। तो लिहाजा इसलिए हमने कहा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है, सिंपल नहीं है। इसके अलावा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बच्चे एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हीट इवॉल्व होती हो, जिसमें हीट इवॉल्व मतलब खारिज होती हो। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो है खारिज होती है, इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स भी है, प्लस ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। क्योंकि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है तो इसलिए हमने इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को एनारोबिक या सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया। अच्छा, इसके बाद आ जाए, ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन दी गई है कि किस तरह से जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और उससे एनर्जी जो है पैदा होती है। देखिए यहाँ पर दो हमारे पास जो एक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, बायो के स्टूडेंट स्पेशली जानते होंगे, लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा मसला होगा। तो आप यूँ समझिए कि ये जो एक डायग्राम है बेसिकली ये एक पूरा पूरा एक सेल है। अच्छा, अब ये जो एक सेल है, ठीक है, अब इस सेल के अंदर जो ना एक लिक्विड पानी की तरह का जेली जैसे होती है, जेली लाइक एक मटेरियल होता है। उस जेली लाइक मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। तो आप समझे कि ये जो वाइट वाइट कलर का इसके अंदर लिक्विड की तरह का जेली लाइक एक मटेरियल है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और यही साइटोप्लाज्म के हवाले से उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है साइटोप्लाज्म। अच्छा, इस साइटोप्लाज्म के अंदर
जैसे एक समंदर है, समंदर के अंदर पानी होता है, तो इसी तरह एक सेल है, और सेल के अंदर जो पानी है वो बेसिकली क्या है, उसका साइटोप्लाज्म है। जैसे समंदर के पानी के अंदर बहरी जहाज होते हैं, कश्तियाँ वगैरह उसके ऊपर चल रही होती हैं, तो इसी तरह जो सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के ऊपर बहरी जहाज, कश्तियाँ वगैरह चलती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे बहरी जहाज तो नहीं होते, क्योंकि वो समंदर तो नहीं है, तो समंदर जस्ट एज अ मिसाल के तौर पर हमने लिया है। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, यहाँ पर जो तैरती हुई चीज़ें होती हैं, उनका जो नाम होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनेलिज। और उन ऑर्गेनेलिज में से मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज का मुख्तलिफ नाम है। उन ऑर्गेनेलिज में से ये जो एक ऑर्गेनेलिज हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के ऊपर तैरती है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, आपको बड़ी सी एक डायग्राम नजर आ रही है, ये वाली, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो नीचे की तरफ आते हैं कि हमारे पास ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, एक रिएक्शंस होगा ग्लूकोज के अंदर, और यहाँ पर इंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। कैटलिस्ट हमें पता है कि जब कोई रिएक्शन होता है तो उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो एंजाइम्स को एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाएगा सेल के, और जब एक केमिकल रिएक्शंस होगा तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट जाएगा दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, और उसका नाम होगा पैरुवेट, यानी कि पैरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है, C3H4O3। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन की आपने देखा होगा कि बैलेंस नहीं हो रही, ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन जो है ये तकरीबन 8 बन रहे हैं, और कार्बन, तो ये तो पूरा हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये आपको यहाँ पे जो है बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या होता है कि जब रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा होता है तो उस दौरान ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स हाइड्रोजन के मालिक्यूल के साथ मिलकर वाटर के मालिक्यूल्स बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाती है। तो बहरहाल कि ग्लूकोज का मालिक्यूल जब टूटता है तो दो मालिक्यूल बनते हैं पैरुवेट एसिड के। यहाँ तक एक रिएक्शन हो गया, क्योंकि हमने कहा है कि ये जो रेस्पिरेशन है या एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें एक से ज़्यादा सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं। तो ये एक रिएक्शन की सीरीज मुकम्मल हुई, इसके बाद दूसरा रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है। अब क्या होगा कि ये जो पैरुवेट एसिड का जो मॉलिक्यूल्स हैं दो, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में, देखिए ये O2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो पैरुवेट एसिड का मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के अंदर, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, और प्लस एनर्जी। और ये जितनी भी एनर्जी है, जो भी सेल है हमारा जिस्म जो एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है, तो एनर्जी की वो जो शक्ल है इस्तेमाल होने वाली वो एटीपी होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी खारिज होगी वो दरअसल क्या, कौन सी एनर्जी होती है, एटीपी होती है, और यहाँ से दो एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा, एटीपी की एब्रिविएशन भी मैंने लिख दी है कि ए से मुराद एडिनोसिन, टी से मुराद ट्राई, और पी से मुराद फास्फेट। तो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट किसको कहा जाता है, एटीपी को, जो कि हमारे जो बॉडी है उसके जो सेल्स हैं उनकी बेसिक एनर्जी है। अच्छा, ट्राई फास्फेट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर ट्राई मतलब तीन, तो इसके अंदर 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, ट्राई फास्फेट। अच्छा, उसके बाद आ जाए ग्लाइकोलाइसिस। देखिए ग्लाइको जो लफ्ज है, ग्लाइको कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है, ग्लाइको मीन्स, ठीक है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, और लाइसिस का जो लफ्ज है, लाइसिस कहा जाता है ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन। तो आप देखें ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है उसको लाइसिस किया जाता होगा, उसकी ब्रेक डाउन की जाती होगी। तो ऑफ कोर्स यही तो एक रिएक्शन है। अब देखिए कि ग्लाइकोलाइसिस क्या कहते हैं कि अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, कि ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है दैट कैटलाइज्ड। देखिए ये कैटलाइज हो रहा है, किससे हो रहा है कैटलाइज्ड, एंजाइम से, ठीक है, ग्लूकोज है ना, इसी की जो बात करें ग्लाइकोलाइसिस, बेसिकली यही रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का ये सारा। तो ये ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा बना है जिसके अंदर जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स है उसकी क्या हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है। यहाँ पे कैटलाइज के तौर पे यूज होगा क्या, एंजाइम्स इन विच वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, जिसमें एक ग्लूकोज का ये वाला एक मॉलिक्यूल जो है
ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, दो मॉलिक्यूल्स किसके, पायरुवेट के। तो इस रिएक्शंस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। ठीक हो गया। फिर सुने कि ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसमें जो एंजाइम्स है वो कैटालिस्ट के तौर पर काम कर रहा है, और ये रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है, और इसके नतीजे में जो है ये आगे रिएक्शन जो है हमने देखा है कि किसके अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ से दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, ये जो एटीपी एनर्जी बनी है, ठीक है। अब देखिए एटीपी की एनर्जी को जो जिस्म है, बॉडी है, वो कैसे यूटिलाइज करती है, इस्तेमाल कैसे करती है। कहते हैं कि बॉडी जो है हमारी वो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करती है। आपका जो जिस्म है बच्चे, ये जिस्म, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके नतीजे में हम लोग ज़िंदा हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस, इन्हें शुरू करने के लिए, ठीक है, चलने के लिए एनर्जी दरकार होती है। तो ये जो एनर्जी होती है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए बन रही होती है। अब ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ये हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है। तो इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में जो एनर्जी है एटीपी, इस एटीपी की एनर्जी को इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ताकि हमारा जिस्म जो है वो अपनी जो एक्टिविटीज़ है मेटाबॉलिक उसको परफॉर्म कर सके। तो इसके लिए जो एटीपी एनर्जी होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पे बन रही है। इसके बाद आगे कहते हैं कि जब हम कोई खुराक खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होने के बाद ये हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर फूड अब्जॉर्ब हो जाती है। अब्जॉर्ब हो जाने के बाद क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ज़रिए इससे जो है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। देखिए हमने कोई एक खुराक खाई, खुराक खाने के बाद खुराक हमारे स्टमक यानी कि मैदे में पहुंचेगी। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहला जो प्रोसेस होगा डाइजेशन का प्रोसेस होगा, कि वहां पे खुराक की तोड़ फोड़ होगी, डाइजेशन होगी। अच्छा, जब डाइजेशन होगी, जब खुराक छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके अंदर जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स वगैरह हैं जो जिस्म के लिए चाहिए, ज़रूरी हैं, तो वो हमारे सेल उसको क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे, जज्ब कर लेंगे अपने अंदर, और फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ज़रिए उसको एनर्जी के तौर पर क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ग्लाइकोलाइसिस का। इसके बाद अब आगे आ जाए, ये हमारे पास क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी कहा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये एक ऐसा रिएक्शन है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कहते हैं कि सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जानदार ऐसे हैं जैसे कि लाइक बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, एंड फिंजाई या अल्जी, सॉरी अल्जी, और अल्जी होगी, तो रेस्पिरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो किसकी मौजूदगी में होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक रिएक्शन भी उन्होंने लिखा है, कहते हैं कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये भी सेम जैसे कि हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन था, सेम इसी तरह जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें से भी हीट इवॉल्व होती है, खारिज होती है। इसके बाद होता क्या है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है, इथेनॉल के अंदर, प्लस यहाँ से एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है। तो इस तरह का जो रिएक्शन उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन ये रिएक्शन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिपिड्स के हवाले से इन्होंने कोई बात की हुई है, तो कि हमारे जिस्म के अंदर लिपिड्स का क्या करैक्टर्स है, क्या किरदार है। कहते हैं कि जो लिपिड जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बच्चे, ये जो लिपिड हम लोग जो है बात कर रहे हैं, ये लिपिड्स हमारे जिस्म के अंदर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और ये मौजूद होते हैं स्टीरोल्स की शक्ल में, ठीक है, या वैक्सेस की शक्ल में, या फैट्स, या इस तरह की दीगर शक्लें भी हैं लिपिड की मुख्तलिफ। तो इन तीन जो है ये मेन फैट्स हो गई,
ठीक है, स्टीरोल्स हो गई या वैक्सेस हो गई, ये 3 जो हैं ये ज़्यादातर फेमस है। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनका नाम क्या होता है? लिपिड्स। और ये तीनों चीज़ें एनर्जी रिज़र्व के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। एनर्जी रिज़र्व से मुराद ये है कि एनर्जी को ज़ख़ीरा करने के लिए जैसे कि बाज़ वक़्त क्या होता है कि हम लोग जैसे अपने जो साल भर की जो आटा होता है, तो उसके लिए आटे के लिए हम लोग क्या करते हैं, गंदम्स को अपने पास 1 साल के लिए रिज़र्व कर लेते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारे पास जो लिपिड्स है, ये एक एनर्जी रिज़र्व है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखिए इसका क्या यूटिलाइज़ होता है, कहते हैं कि हाफ फ्यूल कम इन आवर बॉडी फ्रॉम लिपिड्स, कि आधी तकरीबन आधी जो एनर्जी है, फ्यूल से मुराद यहाँ पे एनर्जी है, कि आधी जो एनर्जी है वो बेसिकली कहाँ से आ रही है, इसी लिपिड्स के मॉलिक्यूल से आ रही होती है। उसके बाद कहते हैं कि इफ़ यू ईट मोर फूड यू नीड, अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा जो है खुराक को खा लेते हैं, तो स्टोर्ड, ठीक है, वो जो एनर्जी होगी स्टोर्ड इन लिपिड इन, ठीक है, इन लिपिड्स इन एडिपोज सेल्स, कि वो जो एनर्जी होती है वो एडिपोज सेल्स के अंदर क्या हो जाती है, ज़ख़ीरा हो जाती है। आप समटाइम्स क्या होता है कि आप कोई चीज़ खाते हैं खुराक के तौर पर, खुराक खाने के बाद जो चीज़ या जो एनर्जी जिस्म को चाहिए थी वो तो इस्तेमाल हो जाएगी। अब जो बाकी जो एनर्जी होगी, वो बाकी एनर्जी जो बच जाएगी, उसको हमारे जिस्म के अंदर जो लिपिड्स हैं, और लिपिड्स के सेल हैं जिनका नाम होता है एडिपोज सेल्स, तो उन एडिपोज सेल्स के अंदर जो है बाकी जो एनर्जी है वाफिर मिकदार में, जो एनर्जी बच चुकी है हमारे जिस्म के अंदर, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, जमा हो जाएगी। इसके बाद कहते हैं कि मील्स एंड एक्सरसाइज, कि जब हमें भूख लगेगी, ठीक है, मील्स मतलब भूख लगेगी, या कोई एक्सरसाइज करेंगे, या हम लोग कोई भी सख्त काम करेंगे जिस्मानी लिहाज से, तो उस दौरान जो बॉडी है वो रिलाई करेगी, रिलाई मतलब इन्हसार करेगी ऑन द अदर सोर्स फॉर एनर्जी, एनर्जी के दूसरे सोर्सेज के ऊपर। तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये जो मज़दूर होते हैं ख़ुसूसन जो घरों वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये मज़दूर लोग सख्त काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है जब कोई काम कर रहे होते हैं तो उस वक़्त खाना या कोई खुराक के तौर पर, एनर्जी के तौर पर कोई ना कोई चीज़ लेना लाज़मी है। ऐसा नहीं होता कि हर वक़्त वो काम भी कर रहे होते हैं और जो है जो एनर्जी के तौर पर जो है फूड वगैरह कोई ना कोई चीज़ खा भी रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। होता है क्या दरअसल, वो पहले खा लेते हैं, खाने के बाद जो एनर्जी जिस्म को चाहिए वो इस्तेमाल हो गई, और जो बाकी एनर्जी थी वो जिस्म में क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है लिपिड सेल्स के एडिपोज सेल्स के अंदर, ये स्टोर हो गई है। अब होगा क्या कि जब एक्सरसाइज कर रहा होगा या वो मजदूरी कर रहा होगा, तो अब क्योंकि जिस्म को एनर्जी चाहिए, तो अब क्या करेगा जिस्म को, जिस्म उस एनर्जी को जिसको उसने स्टोर किया हुआ है उसको एज आ एनर्जी के तौर पर अपने काम के अंदर, अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा। कहते हैं कि ग्लाइकोजन इज द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कि हमारे पास जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज को देखें बच्चे, ग्लूकोज को तब्दील किया जाएगा सबसे पहले ग्लाइकोजन के अंदर। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तब्दील हो जाएगी, फिर जो है इसको जो है स्टोर किया जाएगा, ठीक है। स्टोर किस में किया जाता है, स्टोर किया जाता है या तो लीवर के अंदर स्टोर किया जाएगा या फिर मसल्स के अंदर। लीवर कहा जाता है, उर्दू मीडियम वाले बच्चे, लीवर कहा जाता है जिगर को। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर तब्दील करके स्टोर किया जाएगा, लेकिन स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है, लीवर के अंदर या फिर मसल्स के अंदर क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद काफ़ी कि आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।